हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो के अच्छे ही होंगे। तो आज हमारा जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम आपको लॉज ऑफ मोशन और मोशन इन प्लेन के बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। बेसिकली ये क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे यहाँ जो यूनिट टेस्ट होता है एकेडमी में ऑफलाइन, उसका सॉल्यूशन है, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं और बाकी जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको फील आए बेटा, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी बच्चे को फिजिक्स सिखा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की बातें। सभी लोग यहाँ देखेंगे अच्छे से और क्वेश्चंस को फील करेंगे। बेटा सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है 1। सभी लोग फोकस करें क्वेश्चन को बेटा। अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। मतलब अपन ने क्या किया हुआ है, एक स्टोन लिया है, उसको अपन ने रोप से बांध लिया है और रोप से बांधकर उसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करा रहे हैं। कुछ ऐसे जैसे मैं अभी आपको फील कराने वाला हूं। कहाँ गया मेरा फील कराने वाला? ओ माय घोस्ट। ओके, यहाँ है, यहाँ है। दिस इज, ये स्टोन है बेटा, एक स्ट्रिंग है और इसको ऐसे व्हील्ड किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। यों यों ये करके दिखाओ, ये है हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलता है तो बेटा ऐसे, ये दिस इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। समझ पा रहे हैं? चलो फील करते हैं इसके बाद क्वेश्चन को आगे। कांस्टेंट स्पीड रहने वाली है, तो आप देख पा रहे हैं बेटा कि जब वापस से दिखाता हूं एक बार फिर से फील करो बेटा कि ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है वही तो रेडियस बन गई है ना। सर्कल की जो रेडियस है वो स्ट्रिंग की लेंथ है और मेरा जो हैंड है वही सर्कल का क्या बन चुका है, सेंटर। और ये जो कार्ड है ये उसमें सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है बच्चा पार्टी वही रेडियस बन चुकी है। यानी क्वेश्चन में अपन लिखेंगे गिवन r इज इक्वल टू r बोले तो रेडियस वो है 80 सेंटीमीटर। बेटा क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे ब्रह्मास्त्र मेथड है कि आपको जो भी वैल्यू दे रखी है उनको फटाफट m के सिस्टम में कन्वर्ट करते जाएं और क्वेश्चन को फील करते जाएं। बेटा 80 सेंटीमीटर बोले तो 0.8 मीटर हो जाएगा आजकल। और बेटा कांस्टेंट स्पीड है इफ द स्टोन मेक्स 40 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड। ओ माई घोस्ट, क्या बोला है इसमें बेटा जी, यहाँ बोला है 40 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड। तो अपन ऐसे बोलेंगे ना, इन 25 सेकेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 14। देन इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 14/25। और बेटा द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड अपन क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी। तो दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी विल बी 14/25 हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी हो जाने वाली है बच्चों आपके सामने। और आप देख रहे हैं आर भी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है। नाउ जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास है बच्चों तो अपन यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड वगैरह। और वो होता है आजकल ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, है ना। तो अपन यहां से सॉल्व कर रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2, पाई बोले तो 22/7 और f बोले तो 14/25। बेटा जी ये इससे 2 टाइम्स कट जाएगा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा जी अपने पास 88/25 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज एंगुलर स्पीड। बट अपन को क्या पूछा है, अपन को पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो बेटा जी सर्कुलर मोशन में जब स्पीड कांस्टेंट होती है तब केवल एक ही एक्सेलरेशन होता है और वो एक्सेलरेशन को अपन बोलते हैं वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, जो होता है v²/r या r ओमेगा स्क्वायर। बेटा r की वैल्यू कितनी है 0.8 और ओमेगा स्क्वायर बोले तो 88
अपॉन 25 और इसका क्या कर देना है होल स्क्वायर। जो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा और डायरेक्शन क्या होगा बेटा टुवार्ड्स दी सेंटर, क्योंकि सेंट्रीपिटल वो एक्सेलरेशन है तो डायरेक्शन टुवार्ड्स दी सेंटर होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को फील कर सकते हैं। सबसे पहले बोला जो लेंथ थी वही रेडियस हो गई, फिर अपन को दे रखा था कि 14 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। एंड नाउ वी हैव फाइंड द एंगुलर स्पीड विच इज इक्वल टू 2 पाई f, where f is frequency. Now this value will be 88 upon 25 and in last we have to find out the acceleration which is equal to centripetal acceleration, because here speed is constant, that's why only possible for centripetal acceleration. This is r omega square. Is that clear? एनी प्रॉब्लम? आई होप सो कि नो प्रॉब्लम। तो फटाफट से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं और नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, a fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 km with 720 km per hour directly overhead an anti-graft gun। हो क्या रहा है बच्चा कि यहाँ पर है एक प्लेन और ये जो प्लेन है बच्चा उसकी स्पीड दे रखा है अपन को हॉरिजॉन्टल वाला 750 किलोमीटर पर आवर। ओ माय घोस्ट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना ना भूलें, क्योंकि किलोमीटर पर आवर इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेलोसिटी, व्हाइल मीटर पर सेकंड इज द स्टैंडर्ड मींस SI यूनिट। ओके, तो भाई ये यहां अपन कन्वर्ट करेंगे 18 से इसको कट करेंगे बेटा 40 टाइम्स कट जाएगा और 5 से अगर अपन करेंगे तो 200 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी अपन लिख लेंगे यहां पर जो हॉरिजॉन्टल है 200 मीटर पर सेकंड। ये बेटा इसकी प्लेन की वेलोसिटी है। अब हो क्या रहा है बच्चा, ये ग्राउंड है यहां पर, ठीक है जी सर, ग्राउंड है। ओके सर, ओके सर। फिर क्या हो रहा है, इस ग्राउंड के बिल्कुल ग्राउंड पर यानी उसके नीचे हम यहां से एक गन फायर करते हैं। स्टार्ट फायर, और ये देखो गन को ऐसे फायर किया है। गन की जो स्पीड है फायरिंग वाली वो दे रखी है बच्चा 600। तो आपसे बोला है एट वॉट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। बोला क्या, वॉट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल मीन्स यहां एंगल होना चाहिए अल्फा, ये वाला। अब बोलो बच्चों ये वाला कंपोनेंट क्या होगा फिर, एंगल से दूर कौन होता है, साइन, और बेटा एंगल के पास कौन होता है आजकल, कॉस। तो 600 कॉस अल्फा यहाँ आएगा, साइन अल्फा यहाँ आएगा। अब क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है कि ये जो प्लेन भाई हैं वो तो ऐसे जाएंगे टन टन टारा, है ना, ऐसे चले जाएंगे, और ये जो गन है ना वो इसको हिट करनी चाहिए ऐसे टन टन टारा, और ऐसे जाके इसको हिट कर जाए। बच्चा ये तभी पॉसिबल है ऐसा जब इस प्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सर उसके पास तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही है, हाँ, और इस गन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों सेम होंगी, क्योंकि जब दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सम होंगी मेरे भाइयों तो फिर उस कंडीशन में दोनों सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और एक दूसरे से टारगेट करेंगे। समझ पा रहे हैं बेटा, जितना वो चलेगा उतना ही ये चलेगा तो उसको वो हिट कर जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है क्या, हेयर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ गन एंड प्लेन should be equal,
भाई जब दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी ना सर, तभी तो दोनों एक दूसरे को हिट करेंगे ना। वो वहां से, जैसे आपने महाभारत में देखा सर, ऐसे करके टारगेट कर देता था, देखा है कि नहीं देखा सर, वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो आ जाइए सर, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 600 साइन अल्फा, और उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 200। अब बेटा जी इससे कट करेंगे तो 3 टाइम्स कट हो जाएगा, फिर नीचे ले जाएंगे। साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1/3। तो अल्फा विल बी साइन इनवर्स 1/3। आपसे पूछा था एट व्हाट एंगल शुड बी फायर्ड, दिस एंगल विल बी साइन इनवर्स 1/3। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अगर आपको फील आया तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। फटाफट से करें ये वाला काम, बहुत जल्दी से करें बेटा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव ऑन कर रहे हैं। बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी, और इजीली अपन ने इसको फील किया। अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स फाइंड करना है। सबसे पहले देखो कितना सिंपल इसे रब ने बनाया है। नंबर ए वाला पार्ट देखो, अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट स्पीड। पकड़ लिया, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। इट मींस एक्सेलरेशन विल बी 0। दैट्स व्हाई नेट फोर्स आल्सो विल बी 0. Okay, fine. Now move on. Next example, a cork of mass 10 gram floating on water. ध्यान रखो बेटा, बाबा आर्किमिडीज ने मरते टाइम इस बात को बोला था कि जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में फ्लोट करती है, तैरती है, तो उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और बायोएंट फोर्स एक दूसरे से बैलेंस हो जाते हैं और फिर वो हल्का हल्का महसूस करती है। मींस उसका अपीरेंट वेट बोले तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0। कृपया ध्यान दें, इन द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन द अपीरेंट वेट एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी ऑलवेज विल बी 0। समझ पा रहे हैं ये वाली बात? चलो बहुत सुंदर, ये वाली बात हो चुकी है। अभी इसके हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े हैं, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप बाद में भी फील कर पाएं। और उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अभी हमने 2 पार्ट कराए हैं, अभी अपन आगे करा रहे हैं नंबर 3 वाला पार्ट। नंबर सी देखो बेटा, 3 का ही सी वाला पार्ट, अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। अगर स्काई में जो काइट है वो स्टेशनरी है, समझने वाली बात है। अगर हवा में काइट स्टेशनरी है तो भाई ये तो सिंपल सी बात है कि जब काइट हवा में होगी, एयर में होगी बच्चा, तो फिर वो फ्लाई करेगी वहां पर। जी सर, और फ्लाई करना, फ्लोट करना एक ही बात है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg लगेगा। लेकिन अगर कार रेस्ट में है बच्चा, काइट रेस्ट में है बच्चा, तो इस पर कोई भी अदर फोर्स लग रहा होगा, तभी वो रेस्ट में हो सकती है। दैट्स वाई नेट फोर्स इन दिस कंडीशन ऑल्सो विल बी 0। ध्यान दीजिए बच्चों, ये वाला पेन अगर हवा में स्टेशनरी है तो सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा जी। जब भी कोई बॉडी या तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन कर रही हो या फिर वो रेस्ट में हो, स्टेशनरी हो, तो भाई वहां पर उस पर अप्लाइड ऑल एक्सटर्नल फोर्स का रिजल्टेंट ऑलवेज 0 होना चाहिए, तभी बॉडी स्टेशनरी हो सकती है। समझ पा रहे हैं? तो बस इतनी सी बात अपन को देखनी थी यहाँ पर, हेल्ड स्टेशनरी, और दैट्स व्हाई नेट फोर्स विल बी 0। इज दैट क्लियर? नाउ मूव ऑन डी ऑप्शन, अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विद of 30 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रफ रोड। बेटा जी ये क्या लिख रहा है? ये
constant velocity in this condition beta g acceleration will be 0 and then the acceleration will be 0 so that net force also be 0। ओके बेटा, तो आपने देखा इसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, मतलब 4 पार्ट दिए थे, 4 स्टेटमेंट दिए थे, सभी में नेट फोर्स फाइंड करना था और इन ऑल केसेस इन ऑल स्टेटमेंट्स द नेट फोर्स विल बी 0। इज इट ओके बेटा? नेक्स्ट नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, a constant retarding force of 50 Newton is applied on a body। यानी देखो बेटा, जब भी न्यूमेरिकल दे रखा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन F इज इक्वल टू कितना 50 न्यूटन applied on body of mass m is equal to 20 kg moving initially with speed of 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोला है आपसे, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, मीन्स हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम आपको फाइंड करना है। और बॉडी जब स्टॉप हो रही है, रुक रही है, तो फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों 0। मतलब आपसे ये बोल रहे हैं बॉडी कितने टाइम के बाद रेस्ट में आ जाएगी, तो रेस्ट में आ जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना भला। तो बस यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो फोर्स और मास अगर आपको गिवन है बच्चों, तो आप क्या फाइंड करेंगे यहां से, एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। हेयर फोर्स इज 50 एंड मास इज 20, that's why acceleration will be 5/2 meter per second square। Now we have initial velocity, final velocity, acceleration, and we have to find out the time. Here as we know from first equation of motion, which is v is equal to u plus at, and for stopping we consider u minus 80। बेटा स्टॉप होने के लिए हम माइनस अप्लाई करते हैं, v क्या हो जाएगा 0, u कितना है 15 माइनस a कितना है 5/2 और t अपन को फाइंड करना है। यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे बेटा, तो 5t/2 इज इक्वल टू 15। 5 से ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो t इक्वल टू कितना आएगा 6 सेकेंड एंड द फाइनल आंसर विल बी 6 सेकेंड। ओके, तो आंसर आ गया इसका कि 6 सेकेंड के बाद बॉडी स्टॉप हो जाएगी। तो बेसिक सा न्यूमेरिकल था, इजीली अपन सॉल्व कर सकते थे। कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल हो बेटा, मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं अब तक, आपको बस ध्यान क्या रखना है, कोई भी न्यूमेरिकल आपके लिए इजी रहेगा। देखो बच्चों को एक और बेसिक प्रॉब्लम होती है, सर हमें कैसे पता चले कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो बताता हूं बड़ी सिंपल तरीके से, ध्यान देंगे। आपको सबसे पहले बस ये फाइंड करना है कि वहां क्या क्या गिवन है। उसके लिए आप यूनिट की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे आप लिख रहा है 50 न्यूटन, तो न्यूटन बोले तो फोर्स ही होगा यार, केजी लिखा हुआ है तो मास ही होगा ना। तो ऐसे अपन वहां से ये फाइंड करें कि अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। जब अपन को गिवन और फाइंड आउट वाला जो टॉपिक है ये पता चल जाए, तो अपने आप ही माइंड में फॉर्मूला आता है बेटा कि अपन को कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जैसे अपन को u दे रखा है, v दे रखा है, s दे रखा है, a फाइंड करना है, तो ऐसे सोचेंगे ये VUAS, ओके, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा लिया अपन ने और क्वेश्चन वहां पर सॉल्व हो गया। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे रटने की जरूरत नहीं है उसको, आप बस ये फाइंड करो और करो तो सही, करने से ही होगा। जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे आप मैथ के क्वेश्चंस एंड फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं बेटा? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सामने है। अ मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड्स ऑन अ वेटिंग मशीन इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग
upward with uniform speed of 10 meter per second, downward with uniform acceleration, upward with uniform acceleration, and what would be the readings of the scale in each case। अब जो वेट का मेजरमेंट करने वाली मशीन है बेटा, उसकी रीडिंग्स का मतलब क्या है? जो आपका एपीरेंट वेट होगा, जो आपका फील होने वाला वेट होगा, वही वेट वहां पर वो कैलकुलेट करके बताएगी। यानी आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? रीडिंग्स ऑन द स्केल का मतलब है आपको उस बॉडी का अपीयर होने वाला वेट फाइंड करना है, फील होने वाला वेट फाइंड करना है। क्या सर जो फील होगा और जो रियल होगा क्या वो सेम नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वास्तव में और फील होने में दोनों में बहुत फर्क होता है। क्लियर? वही वाली बातें जो हमने मोशन ऑफ लिफ्ट में आपको समझाई थी। ठीक है, सबसे पहली बात करेंगे पॉइंट नंबर ए वाले। केस नंबर ए क्या है? अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड। आप समझ पा रहे हैं बेटा जी? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा नंबर ए वाले केस में कि यहां पर एक्सेलरेशन तो हो जाएगा 0। ओके, और जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो कुछ ऐसा होता है, जैसे आपके पास ये लिफ्ट है, ये कोई m मास की बॉडी है बेटा, और ये ऊपर जा रही है बेशक, लेकिन इस पर नीचे कौन अप्लाई होगा? mg। तो अब देखो यहां पर एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? 0। तो अब आपका जो रियल वेट होगा वो उतना ही फील होगा, यानी mg होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है बेटा जी, उसमें आपका आंसर होने वाला है क्या? mg। mg बोले तो m बोले तो 70 और g बोले तो 10, तो फिर कितना आंसर होगा बेटा? 700। और ये किस में आएगा बेटा जी? न्यूटन में। क्लियर? बिकॉज वेट इज ऑल्सो अ फोर्स, द फोर्स विच अप्लाइड बाय ग्रेविटी ऑन एनी मास, दिस इज कॉल्ड वेट। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये अभी अपन ने ए वाले का आंसर निकाला है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आपको दूसरे वाले का यानी बी वाले केस का आंसर निकालूंगा। ऐसे फिर सी वाले केस का भी आंसर निकालेंगे। ठीक है बेटा, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब इसके बी पार्ट पर चलते हैं, आपको लेकर फटाफट से देखेंगे बी वाले पार्ट को। बेटा पार्ट नंबर बी में आपसे वापस से बोला है कि जैसे मान लो ये हमारे पास एक लिफ्ट है, ओके ना, और लिफ्ट में एक m मास की बॉडी है। ओके सर, और ये एक्सेलरेशन दे रखा है इसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस एक्सेलरेशन से वो क्या कर रही है? डाउनवर्ड चल रही है। तो देखो बेटा, अगर एक्सेलरेशन 5 से ये डाउनवर्ड मूव कर रही है तो अब फील करने की कोशिश करो बेटा। mg कहाँ लगेगा बेटा जी? नीचे। और बेटा अगर बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे है तो ma कहाँ लगेगा? ऊपर। आप देख पा रहे हैं इस केस में mg को अपोज कर रहा है ma, इस केस में mg के अपोजिट डायरेक्शन में है ma, तो फिर ma को माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों फिर यहाँ पर एपीरेंट वेट यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा पॉइंट नंबर बी में? वो हो जाएगा mg माइनस ma। कृपया ध्यान दीजिए, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ma अप्लाई होता है, बिकॉज ma इज द रिएक्शन फोर्स एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्शन के अपोजिट लगता है। फील करने वाली बात है ना यार। अब जैसे ये पेंडुलम है, ये सस्पेंडेड है किसी कार में, ठीक है। अब कार अगर इधर जाएगा तो पेंडुलम अपने आप इधर हो जाता है कि नहीं? अपोजिट डायरेक्शन में ma की वजह से। क्या बात क्लियर हो रही है? जैसे मान लो ये आपके लिए एक ट्रक है और इस ट्रक की छत पर आप लोग ऐसे बैठ गए हो और ट्रक इधर साइड में जा रहा है, तो आप यहां से स्लिप होकर किधर जाएंगे? पीछे की तरफ गिर जाएंगे, बिकॉज अगर आपका मास है m तो आप पर ma किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। समझ पा रहे हैं बेटा जी? तो ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ ma इज opposite to the direction of acceleration. This is also known as pseudo force, which is the imaginary or virtual reaction force. Is that clear? Now mg माइनस ma हो चुका है यहाँ पर। अब mg कितना है बेटा जी? m की वैल्यू तो 70 है और g कितना है? 10 और a कितना है? 5। तो बोलो कितना आएगा? ये 350 आ जाएगा यहाँ से सॉल्व होकर, ये 350 न्यूटन। ठीक है, ये वाले इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये बी वाले पार्ट को मैंने सॉल्व किया, ए वाले को मैंने अभी सॉल्व किया था, बी वाले को सॉल्व किया। नाउ द टर्न फॉर
ऑप्शन सी। अब सी वाले पार्ट को अपन को सॉल्व करना है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर सी वाले पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लियर? चलो बेटा नाउ मूव करते हैं सी वाले पार्ट पर। आपके लिए पार्ट सी क्या है बेटा जी? अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। चलो ध्यान देते हैं इसके बारे में बेटा जी। ये अपने पास लिफ्ट है, इसमें m मास की ऑब्जेक्ट है और ये a एक्सलरेशन से अपवर्ड मोशन कर रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा कि मास तो हमेशा नीचे ही अप्लाई होंगी, डाउनवर्ड, बिकॉज ग्रेविटी नीचे है ऑलवेज। लेकिन अब एक्सलरेशन ऊपर है तो ma कहाँ लगेगा? नीचे। आप देख रहे हैं यहाँ पर ma जो है वो mg को सपोर्ट कर रहा है, और जब सपोर्ट कर रहा है बच्चों तो अब जो आंसर आने वाला है सी वाले केस का, यानी एपिरेंट वेट, वो हो जाएगा mg प्लस ma। इज दैट क्लियर? हेयर m इज इक्वल टू 70 एंड g इज 10, a इज 5। नाउ अपन इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आएगा यहाँ से कितना? ये आ जाएगा 1050, और किस में आंसर आएगा बच्चों? न्यूटन में। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों केसेस को एनालाइज कराया है जो मोशन ऑफ लिफ्ट में थे। तीनों में जहां स्पीड कांस्टेंट होती है बच्चों वहां एक्सेलरेशन 0 होता है। उस कंडीशन में जो रियल होता है वही वर्चुअल यानी अपीरेंट होता है, और जब ऊपर की तरफ जा रही होती है लिफ्ट तो ma नीचे लगता है, तो उस समय वेट ज़्यादा फील होता है। जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है तो ma ऊपर लगता है, उस केस में वेट कम फील होता है। और ये सारी बातें हमने खूब अच्छे से आपको एनालाइज कराई भी हैं। और बेटा जो भी चैनल पर नए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो इस काम को करें कि यहाँ पर आपको क्लास 11, 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सभी की क्लासेस रेगुलर आती रहेंगी। और कैरियर से रिलेटेड जैसे आपको एनडीए में कैसे आप ज्वाइन करें उसकी रिगार्डिंग भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ओके बेटा, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नेक्स्ट आ चुके हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए बेटा फील करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सभी लोग ध्यान देंगे। 2 masses 8 kg and 12 kg are connected at 2 ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley। ओके, पुली है, ठीक है बच्चा। ये देखो आ गई अपने पास पुली, और पुली में क्या करना है बेटा जी? एक साइड में एक मास है और एक साइड में एक मास है। आप देख रहे हैं एक मास 12 kg का है तो मैं उसको यहाँ बना लूँगा। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई 12 kg हैवी है, तो भाई सिंपल सी बात है यार, वो नीचे रहेगा, 12 kg हो गया। और यहाँ कौन आ जाएगा बच्चों? 8 kg हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद अपन आगे फील कराते हैं, आपको ध्यान से समझेंगे। आप समझ रहे हैं ना? यहाँ पर कौन आ जाएगा बेटा? 12g, और यहाँ कौन आ जाएगा बेटा जी? 8g। आप इस बात को तो कॉमन सेंस से समझ रहे होंगे कि ये सिस्टम ऐसे जाएगा, मींस 12g नीचे जाएगा और 8g ऊपर जाएगा, क्योंकि वो हैवी है। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये a एक्सलरेशन से ऊपर जाएगा बच्चों, और ये उसी a एक्सलरेशन से नीचे जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को सिंपल है करना। अपन को सबसे पहले अगर पूछा है कि एक्सलरेशन बताइए, तो बेटा एक्सलरेशन एक ही वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब जो ड्राइव कर रहा है, जो लेके जा रहा है बेटा जी, माइनस अपोजिंग फोर्स। अपोज मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो वाला फोर्स, और अपॉन में कौन आ जाएगा बच्चों? अपॉन में आ जाएगा टोटल मास। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आई होप सो के नो प्रॉब्लम। अब लेके चल रहे हैं आपको नेक्स्ट पर। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 12g माइनस 8g अपॉन में 12 प्लस 8। बेटा जी ये हो जाएगा 4g। 4g बोले तो 40 और 12 20, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक ही वैल्यू यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ चुका है
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया है। अब हमें टेंशन निकालना है, तो हम किसी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, चाहे हम 8 किलोग्राम का बना लें, चाहे हम 12 किलोग्राम का बना लें। पहले आप लोग यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसका टेंशन भी फाइंड करके दिखाऊंगा कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। जैसे स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन हो जाएगा T, तो वो टेंशन कैसे हम फाइंड करेंगे उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें बेटा इसका। ओके, ले लिया। चलो, अब अपन ने एक्सेलरेशन तो सीख लिया, अब हम आपको टेंशन फाइंड करना सिखाते हैं कि सर टेंशन कैसे फाइंड किया जाएगा इस केस में। क्लियर? तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं बेटा जी यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 8 kg। 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं अपन यहां पर। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, 8 kg को ऐसे रखा, ऊपर इसमें क्या है, टेंशन। अब ये एक्सेलरेशन से कहां जाएगा, ऊपर। तो आप देख रहे हैं 8g कहां है, नीचे, 8ab कहां है, नीचे। क्यों? एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो भैया नीचे तो अप्लाई होगा ना। जी सर। तो बस बहुत सिंपल हो गया। अब तो ये क्वेश्चन आपको टेंशन फाइंड करना था ना, तो वो हो जाएगा 8g प्लस 8a। 8g बोले तो 8 × 10, 8a बोले तो 8 × 2। बेटा जी ये 80 प्लस 16 बोले तो टेंशन हो जाएगा 96 न्यूटन। तो बेटा एक्सेलरेशन आ गया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहां से टेंशन फोर्स हो गया है 96 न्यूटन। तो दोनों वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की हैं आपके सामने, टेंशन भी आपको फाइंड करवा के दिखाया और यहां से आपके लिए एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किया है। ठीक है, ओके बेटा, आपको पसंद आया तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ओके बेटा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है मोमेंटम कंजर्वेशन का था। अ सेल ऑफ मास 0.20 kg इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास। सेल का मीन्स है बेटा बुलेट। जो बुलेट है ना उसका मास आपको दे रखा है और उसको फायर कर रहे हैं अपन किससे, एक गन से। ठीक है, और जो स्पीड है सेल की यानी बुलेट की जो स्पीड है, सेल यानी बुलेट की जो स्पीड है बेटा जी वो कितनी है, 80 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ गन पूछा है आपसे। तो भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है, mb यानी मास ऑफ गन mg इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मास ऑफ गन कितना है बेटा, 100 किलोग्राम। देखो वो लिख रहा मास ऑफ गन कितना, 100 kg। बेटा वेलोसिटी ऑफ गन वो तो फाइंड करना है। मास ऑफ बुलेट कितना है, 0.02 और बेटा जो वेलोसिटी है वो दे रखा है 80। क्लियर? अब अपन को यहाँ से सॉल्व करना है इसको। बेटा जी एक काम करते हैं अपन, ये पॉइंट हटाएंगे, एक 0 तो फालतू की है इसमें, 0.2 ही था ये सही। तो बेटा यहाँ से 100 लिख लेंगे इसमें। ठीक है, अब उसके बाद बेटा इसको इधर ले जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ गन हो जाएगा बेटा जी, एक 0 से तो 0 कट जाएगा, 16/123 यानी 1000 बोले तो 0.016 मीटर पर सेकेंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना था और सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। अब हम आपको लेके चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको फील आया हो तो फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, फील करें। अब लेके चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको कुछ बातें एक्सप्लेन करनी है इसमें। सबसे पहले आपसे बोला है एक्सप्लेन व्हाई A horse cannot pull a cart and run in empty space। मतलब जहां कुछ भी नहीं होगा, कोई भी फोर्स नहीं होगा, वहां पर बेटा नो एक्सटर्नल फोर्स
नो एक्सटर्नल फोर्स, एम्प्टी स्पेस मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स, तो वहां कोई हॉर्स क्यों नहीं किसी कार्ट को यानी गाड़ी को खींच सकता है या लेके जा सकता है? तो भैया इसका आंसर होगा बेटा जी, इसका आंसर होगा बेटा जी बिकॉज हॉर्स रिक्वायर्ड एनी रिएक्शन फोर्स फॉर स्टार्ट द मोशन। बेटा अगर वहां कोई भी फोर्स नहीं होगा तो वहां जैसे स्मूथ सरफेस हो, फ्रिक्शन व्रिक्शन भी ना हो, तो वहां पर कोई भी बॉडी मोशन स्टार्ट नहीं कर सकती। हॉर्स क्या कोई भी बॉडी मोशन स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जब मोशन स्टार्ट करने के लिए बेटा एक्शन और रिएक्शन दोनों का होना जरूरी है। जैसे मान लो अभी ये देखो, आप ऐसे समझो जैसे ये सरफेस है बेटा, ये सरफेस है और इस सरफेस पर ये पैर, दो मेरे हाथ हैं, अब ये पैर समझो उनको। तो जैसे मैंने लगाया एक्शन, तो ये सरफेस क्या लगाएगी? रिएक्शन। अगर एक्शन का रिएक्शन नहीं मिलेगा तो फिर मेरे पैर यहाँ पर स्लिप होना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं बेटा जी? दैट्स वाई बेटा वो हॉर्स वहाँ उसको खींच नहीं पाएगा। दूसरा पढ़ो बेटा, पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स When a speeding bus stops suddenly, मतलब अगर भैया बहुत सारे पैसेंजर्स जो हैं वो किस में बैठे हैं? बस में बैठे हैं, और बस को अचानक क्या कर लिया जाए बेटा? बस को अचानक रोक दिया जाए। स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली, तो क्या होगा? जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट जो है बॉडी का वो तो बस के कांटेक्ट में है तो वो तो रेस्ट में आ जाएगा, और जो अपर पार्ट है वो टेंस टू मूव रहेगा, मतलब मोशन करना चाहेगा। दैट्स वाई बेटा जी, दैट्स वाई वहां पर हम आगे की तरफ चले जाते हैं, और दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं इसे? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो बी में लिखेंगे बेटा, बिकॉज Due to inertia of motion, passenger tends to move while the bus stops suddenly। ठीक है बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से पैसेंजर चलना ही चाहेगा, क्योंकि बस रुक चुकी है तो उस केस में वो आगे की तरफ गिर जाएगा। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल था जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अब हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सी वाले पॉइंट के पास। इट इज इजियर टू पुल अ लॉन मोवर देन टू पुश इट, मतलब किसी भी बॉडी को पुल करना इजी है पुश करने के कंपैरिजन में। क्यों? देखो बेटा इसका केस बहुत ही प्यारा है। जैसे मान लो ये सरफेस है और आपको यहां एक बॉडी रखी हुई है कोई, आपको क्या करना है? इस बॉडी को पुश करना है। अभी मैं पुश करके बता रहा हूं आपको। तो पुश करोगे बेटा तो फोर्स ऐसे लगाओगे आप, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा। मान लो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो इधर साइड में तो इसका एक कंपोनेंट होगा, एक इधर, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। ठीक है, और अगर हम पुश करने की कंडीशन बनाएंगे, सॉरी पुल करने की कंडीशन बनाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा बेटा जी? वहाँ पर एम मास की बॉडी है, अब इसको मैं ऐसे खींच रहे हैं एफ फोर्स से, ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो अब इसके दो जो कंपोनेंट्स आएंगे, वो एक कंपोनेंट आएगा इधर एफ कॉस थीटा, और एक इधर कंपोनेंट क्या आएगा? एफ साइन थीटा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें एक नीचे जा रहा है कंपोनेंट, उसकी वजह से यहाँ नेट फोर्स कम रहेगा, और इसमें वो वाला कंपोनेंट ऊपर जा रहा है तो उसमें नेट फोर्स ज़्यादा होगा। दैट्स वाई किसी बॉडी को पुल करना इजी होता है एज कम्पेयर टू पुश करने की। दूसरा एक और रीज़न है बेटा, इस वाले केस में अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल क्या होगा? इस वाले केस में नॉर्मल क्या होगा बेटा, और इस वाले केस में नॉर्मल क्या होगा? नीचे दोनों में कौन लगेगा? mg, और इसमें भी नीचे कौन लगेगा बेटा? mg। तो दोनों में ही लगेगा ना, m मास की बॉडी है तो ये। अब देखो इस केस में जो नॉर्मल होगा ना वो होगा mg प्लस f साइन थीटा, है ना, और इस केस में बेटा जो नॉर्मल होगा ना वो होगा mg, ऊपर लग रहा है ना तो माइनस f साइन थीटा। अब आप देख रहे हैं
इस केस में नॉर्मल ज़्यादा है, और नॉर्मल ज़्यादा होगा ना बच्चा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है म्यू एस एन। तो नॉर्मल ज़्यादा तो फ्रिक्शन ज़्यादा, फ्रिक्शन ज़्यादा तो अपोजिंग फोर्स ज़्यादा, इसलिए किसी बॉडी को पुश करना हार्ड होता है और पुल करना इजी होता है, क्योंकि पुल करने की कंडीशन में नॉर्मल फोर्स कम हो जाता है तो फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। ठीक है, क्या बात क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छा पॉइंट था, अच्छा एग्जाम्पल था और हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है बेटा, अब हम आगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से और यहाँ लिखेंगे इन द कंडीशन ऑफ पुलिंग द नॉर्मल फोर्स इज लेस देन, दैट्स वाई फ्रिक्शन इज ऑल्सो लेस, दैट्स वाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। ठीक है बेटा, ऐसे अपन लिख देंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम आपको लेके चलते हैं डी वाले के पास। डी वाला समझो बेटा, अ क्रिकेटर मूव्स इज हैंड बैकवर्ड वाइल होल्डिंग अ कैच। जब कोई क्रिकेटर कैच को ले रहा होता है तो अपने हाथ पीछे कर लेता है, क्यों बेटा? वो इसलिए करता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है dp अपॉन dt, है ना, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स के इक्वल। जब वो ऐसे दूर कर रहा है ना तो वो टाइम इंक्रीज कर रहा है। अरे टाइम ज़्यादा लगेगा ना, पीछे हाथ कर लेगा तो देर में आएगी ना बॉडी। अब टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फोर्स कम हो रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा ना बॉल का वो फोर्स कम होता है। इसलिए कोई भी विकेट कीपर ऐसे कैच नहीं लेता, ऐसे कैच लेता है, ऐसे कैच लेता है। समझ पा रहे हैं? ऐसे वो टाइम इंक्रीज करता है, टाइम इंक्रीज करके, अरे यूँ पकड़ लेगा तो टाइम कम है, जहाँ से बॉल आई है तो यहाँ पकड़ लेता है मतलब 2 सेकंड में, तो इधर कर लेगा तो 3 सेकंड का टाइम हो जाएगा ना यार। तो टाइम ज़्यादा होता है तो फिर फोर्स कम अप्लाई होता है, तो उसके हाथों पर कम फोर्स अप्लाई होता है, इसलिए वो ऐसा करता है। समझ पा रहे हैं आप लोग बेटा? तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं ताकि यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन आपसे ज़रूर बने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फील कराते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 9। बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 भी। आपसे बोला है एक मंकी है जिसका मास है 40 kg, वो क्लाइम से यानी एक रोप की हेल्प से चढ़ रहा है, और रोप जो है वो मैक्सिमम कितना टेंशन एफर्ट कर सकती है बेटा? 600 न्यूटन का। तो बोला है इन कौन से केस में रोप जो है वो ब्रेक हो जाएगी। देखो बेटा, आपको क्या करना है, रोप की लिमिट दे रखी है 600 न्यूटन, तो आपको बस क्या करना है, तीनों केसेस में, चारों केसेस में आपको टेंशन निकालना है। सबसे पहले वाले केस में निकालोगे नंबर ए, उसमें क्या है, क्लाइम अप विद एन एक्सलेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई टेंशन क्या होगा, टेंशन होगा फिर mg प्लस ma, है ना। अब mg प्लस ma के हिसाब से बात करेंगे तो बेटा टेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m की वैल्यू है 40, g की वैल्यू है 10, प्लस m की वैल्यू कितनी है 40 और a की वैल्यू कितनी है 6। तो आप देख रहे हैं बेटा टेंशन कितना हो जाएगा, 400 प्लस 240, तो 400 प्लस 240 तो टेंशन कितना हो जाएगा बेटा जी, 640 न्यूटन हो जाएगा। अब 640 न्यूटन हो गया टेंशन, जबकि बेटा मैक्सिमम टेंशन कितना है 600, इसका मतलब रोप तो वहाँ पर सहन नहीं कर पाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, हैंस रोप विल ब्रेक। तो रोप क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि वो उतना टेंशन एफर्ट नहीं कर पाएगी जितना वहाँ अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है बेटा, ये पहले वाला था नंबर ए। अब दूसरा अपन से बोला है क्लाइम्स डाउन, जब नीचे आएगा तो आपको पता है कि फिर तो जो एम ए लगेगा वो ऊपर रहेगा, तो बी वाले में जहाँ डाउन हो रहा है वहाँ टेंशन कितना होगा, एम जी माइनस एम ए। अब mg माइनस ma होगा ना बेटा, तो ये हो जाएगा, फिर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10 माइनस 40 इंटू, अब a कितना दे रखा है 4, तो बेटा 400 में से 160 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा बेटा 240 न्यूटन। 240 न्यूटन है तो यहाँ तो मैक्सिमम कितना है 600, ये है 240 न्यूटन, मतलब रोप आपके सहन कर लेगी। तो हम लिखेंगे रोप विल नॉट ब्रेक, रोप नहीं टूटेगी। दूसरे वाले केस में बेटा रोप ब्रेक नहीं होगी क्योंकि वहाँ टेंशन फोर्स जो है वो ज़्यादा है मैक्सिमम वाला, और ये वाला 240 न्यूटन ही है, कम है यानी। समझ पा रहे हैं? तो ये दूसरा वाला केस था। तीसरा केस समझो बेटा,
क्लाइम्स अप विद यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ तो एक्सेलरेशन 0 है, तो अगर हम नंबर सी की बात करेंगे तो वहाँ तो एक्सेलरेशन 0 ही है, तो फिर टेंशन ओनली किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। m की वैल्यू कितनी है 40, g की वैल्यू है 10, तो अब तो टेंशन ओनली 400 न्यूटन ही होगा। और भैया रोप तो मैक्सिमम 600 सहन कर सकती है, तो यहाँ पर भी रोप ब्रेक नहीं होगी, विल नॉट ब्रेक, ये वाला है, ये वाला भी आंसर यही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। और लास्ट है बेटा फॉल डाउन टू द रोप नियरली फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मतलब डी वाले में जो रोप है वो अंडर द ग्रेविटी मोशन कर रही है, और जब अंडर द ग्रेविटी करती है बेटा, फ्री फॉल करती है, तब तो रोप में टेंशन 0 होगा, क्योंकि फिर तो जो कर रही है ग्रेविटी कर रही है, तो वहाँ टेंशन 0 होगा। टेंशन 0 होगा फिर तो रोप के टूटने का सवाल ही नहीं है, तो नंबर डी में लिखेंगे हेयर द टेंशन इन रोप विल बी 0, दैट्स वाई रोप विल नॉट ब्रेक। तो रोप केवल केस नंबर ए में ब्रेक होगी जहां टेंशन mg प्लस ma होने की वजह से, क्योंकि रोप ऊपर की ओर जा रही थी तो ma नीचे लगेगा, तो वहां टेंशन ज़्यादा होगा, mg प्लस ma करके 640 न्यूटन आ जाएगा बेटा, और उस केस में रोप ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि रोप मैक्सिमम 600 एफर्ट कर सकती है। समझ पा रहे हैं बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर 9 का, जिसको हमने आपको यहाँ पर फील कराया है। क्लियर। फटाफट से छाप लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ये आ गया है, द साइन ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑन बॉडी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब आपको ये बताना है किस केस में वर्क पॉजिटिव है और किस केस में वर्क नेगेटिव है। अब ध्यान दीजिए, वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल बाय मींस ऑफ रोप टाइड टू द बकेट। तो बेटा मैन तो फोर्स ऐसे लगा रहा है और बकेट का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वो मैन का फोर्स डाउनवर्ड है, बकेट का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। तो उस केस में बेटा जी जो एंगल है थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो 180 डिग्री होगा। और आप जानते हैं वर्क क्या होता है, एफ डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। कॉस 180 की वैल्यू आजकल -1 होती है, तो -fs हो जाएगा। मतलब वर्क कैसा आ जाएगा बच्चों, यहाँ से नेगेटिव आएगा। देखो बेटा आप ऐसे समझो ना, जैसे आपने क्या किया है, एक बकेट को किस में से निकाल रहा है बेटा, एक बकेट को वो निकाल रहा है उसमें से कुएं में से, तो वहाँ अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, दैट्स वाई वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है। जैसे मान लो ये पुली टाइप से है ना, अब मैन तो इधर खींच रहा है, ये मैन का फोर्स हो गया, और बेटा इधर है बकेट आपकी, ये है आपकी बकेट, ठीक है, ये बकेट है बेटा। तो बकेट का डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ऊपर की तरफ है ना, और फोर्स कहाँ लग रहा है मैन का, नीचे की तरफ। तो आप देख रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं, एंटी पैरेलल हैं, तो वहाँ वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। आओ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन अबव केस। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ वर्क लगाएगा, नीचे mg, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर। तो वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा इसमें बेटा जी, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ एक और कंडीशन है बेटा, अगर मैन बिना पुली की हेल्प से उसको खींच रहा है तो फिर तो मैन भी ऊपर फोर्स लगा रहा है, और वहाँ पर जो बकेट है वो भी ऊपर की तरफ जा रही है, तो उस केस में वर्क पॉजिटिव होगा। आओ फील कराता हूँ उस बात को भी। जैसे मान लो सिंपल पुली की हेल्प से नहीं, सीधे सीधे खींच रहा है बकेट को। मान लो ऐसे एक बकेट है और उसको मैन जो है वो ऊपर की ओर खींच रहा है ऐसे, तो अब जब ऊपर की तरफ खींच रहा है तो बकेट का डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, ऊपर है ना, और मैन भी फोर्स कहाँ लगा रहा होगा बेटा, ऊपर लगा रहा होगा मैन भी फोर्स। तो भैया जो फोर्स लगेगा
वो भी ऊपर की डायरेक्शन में है और ये भी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 डिग्री होगा और कॉस 0 आजकल +1 होता है, मतलब वर्क कैसा निकल के आएगा अब के, पॉजिटिव आएगा। और ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी तो नीचे फोर्स लगाएगी, बॉडी ऊपर जा रही है, तो वर्क बाय ग्रेविटी कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है, किसी बॉडी को अगर ऊपर की ओर उठाओगे तो वर्क बाय मैन पॉजिटिव और वर्क बाय ग्रेविटी नेगेटिव, ये वाली बात है। ठीक है बेटा, अब ये हो गए 2 केस। अभी हम इसमें और भी केसेस को एनालाइज करने जा रहे हैं, ध्यान से समझोगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो बेटा फ्रिक्शन तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो इस केस में वर्क फ्रिक्शन क्या करेगा, वर्क बेटा नेगेटिव वर्क करेगा, है ना, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडी मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा अगर वो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चल रहा है तो बड़ा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये। देखो जैसे मान लो ये m मास की बॉडी है, अब रफ सरफेस है तो इस पर पीछे कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, है ना। और भैया इधर आगे की तरफ क्या लगेगा, इस पर कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होगा, ये अप्लाइड फोर्स होगा, और बॉडी इधर ही जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ वर्क बाय अप्लाइड फोर्स कैसा होगा, वर्क बाय अप्लाइड फोर्स होगा बच्चों पॉजिटिव। और वर्क बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा बच्चों, वर्क बाय फ्रिक्शनल फोर्स होगा बच्चों नेगेटिव। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, ये केस है। सर हमने तो पढ़ा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो फिर वहाँ पर तो फोर्स 0 होगा, बिल्कुल सही बात है बेटा, लेकिन वो फोर्स 0 नहीं होता, नेट फोर्स 0 होता है। समझ पा रहे हो बेटा। हाँ, अगर ये रफ नहीं होता, स्मूथ होता, तब कोई वर्क नहीं होता। ठीक है बेटा, लेकिन अभी रफ सरफेस है और वहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी बॉडी को मूव कराना है तो आपको फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, वो वाली बात हो रही है। ठीक है बेटा, ये वाला पढ़ो बेटा। वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग टू इट रेस्ट। मतलब जो रेजिस्टिव फोर्स है वो क्या करेगा, वो पेंडुलम को रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा, तो वर्क बाय रेजिस्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो उसके मोशन का अपोजिशन करेगा। तो बेटा इस तरीके से वर्क के नेचर, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 के बारे में इस क्वेश्चन में आपको रिप्रेजेंट करना था और मैंने आपको अच्छे से फील कराया है। क्लियर। अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाएं। इस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। A pump on the ground floor of building can pump up water to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes। वॉल्यूम जितना दे रखा है वो दे रखा है बेटा, वॉल्यूम दे रखा है आपको 30 मीटर क्यूब, टाइम दे रखा है बेटा जी आपको 15 × 60, यानी बोले तो ये हो जाएगा 900 सेकेंड्स। हाइट दे रखा है आपको कितना, 40 मीटर। एंड द एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 30% है, तो हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप। सबसे पहले तो मास निकाल लीजिए बेटा, यहाँ पर मास ऑफ वाटर कि कितने वाटर को, कितने किलोग्राम वाटर को हम लेके जा रहे हैं। तो मास होता है बेटा जी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम तो है वोट कितना 30 और डेंसिटी होती है बेटा वाटर की कितनी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁴ किलोग्राम। ये बेटा मास आ चुका है, हाइट वगैरह सब है। अब देखो आपको एफिशिएंसी गिवन है क्वेश्चन में, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 30% ऑफ टोटल जो पावर है
किसी भी मशीन की बेटा जितनी एफिशिएंसी होती है ना, वो उतने ही % पावर को यूज कर पाती है। अब जैसे इसकी एफिशिएंसी 30% है, तो ये 30% पावर ही यूज कर सकती है, और वो दे रखी होती है बेटा वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क है mgh और टाइम है t, तो बेटा पावर हो गई mgh अपॉन टी, यानी माँ जी का हलवाई टन टनाटन। अगर m मास की बॉडी को t टाइम में h हाइट पर ले जाते हैं तो पावर कितनी होगी? माँ जी का हलवाई टन टनाटन। अब देखो बेटा यहाँ से करेंगे सॉल्व, तो 30% का मतलब होता है 100, और बेटा पावर का मीन्स होता है p। m की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁴, और g की वैल्यू कितनी है? 10। h की वैल्यू कितनी है बेटा? 40, और टाइम कितना है बेटा आपके पास? 900। यहाँ से सॉल्व करेंगे, और ये जो P फॉर पावर है वही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है, और आंसर आएगा वॉट में। क्लियर? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, mgh वगैरह सब दे रखा था, क्वेश्चन को यहाँ पर फील कराना था, अच्छे से समझना था, और उसके बाद बस आंसर था। ठीक है बेटा, तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लें। ये भी अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन था, और इजीली मैंने आपको क्वेश्चन को फील कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक्सप्लेन विद सूटेबल डायग्राम। देखो बेटा, जैसे आपको फील के दिलाएं, ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल है भैया थीटा। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। एक m मास की बॉडी है, ये रखी, इस बॉडी के साथ क्या होगा बेटा जी, ध्यान से समझेंगे। इस पर इधर कौन सा फोर्स लगेगा सर? नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है। छी, इधर कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? इस पर, इधर लगेगा इस पर Fs मैक्सिमम, जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, है ना। और इस Fs मैक्सिमम और इस नॉर्मल का इधर आएगा बेटा रिजल्टेंट। क्या आएगा इधर? रिजल्टेंट, ये R, ये रिजल्टेंट है, R है किसका? नॉर्मल का और लिमिटिंग फ्रिक्शन का। तो रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है बेटा जी, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब हम बोलेंगे इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल, नॉर्मल क्या है? कैपिटल N, एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs मैक्सिमम। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है वो। और बेटा इसकी जो वैल्यू होती है ना Fs मैक्सिमम की, और इसकी एंगल की, वो होती है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। बेटा इसी को एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल भी मानते हैं। ये जो म्यू एस है ना बेटा, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये मैंने खूब अच्छे से प्रूफ कराया है आपको। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर देना था ऐसे। ठीक है बेटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है बेटा एक्सप्लेन इनर्शिया विद सूटेबल एग्जाम्पल। खूब अच्छे से फील कराया है। इनर्शिया इज द अपोजिशन इन चेंज ऑफ पोजिशन। इनर्शिया मीन्स लेजी। आप बोलेंगे कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर बाय विच मैटर अपोज द चेंज इन पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन।
मतलब ये किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर अपनी पोजीशन में चेंज का अपोज करता है। इनर्शिया हैज 3 टाइप्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों के एक एक एग्जाम्पल्स लिख देंगे और ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है ड्राइव वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है बेटा? सबसे पहले तो हम लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पॉजिटिव ऑफ वर्क डन। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। लिखेंगे कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m is moving with initial velocity u under the acceleration a after distance s, the final velocity will be v. Now from third equation of motion, which is v square is equals to u square plus 2as. Now half v square minus half u square is equal to a into s, where acceleration is equal to force upon mass. ओके, जब अपन acceleration is equal to force upon mass पुट करेंगे तो m इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाफ एम बी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ एम यू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। समझ पा रहे हैं आप लोग? इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। तो बोलो क्या बोलोगे आप? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क होता है। इसी का डेरिवेशन करना था। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। The efficiency of doing work is also called energy. एनर्जी है तभी वर्क है। कोई बॉडी वर्क कर रही है तभी उसके पास एनर्जी है। एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है बेटा, ये वाला फॉर्मूला था वर्क एनर्जी थ्योरम का, ये आपको ड्राइव करना था। अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। अपन को सॉल्ट नोट्स लिखने थे अबाउट फॉलोइंग। एक तो इम्पल्स, इम्पल्स में लिखेंगे इम्पल्स इज द व्हेन अ हैवी फोर्स applied on a body for very short time, then impulse will produce. Here impulse is the product of heavy force and short time. It means that impulse is equal to force into dt, heavy force and short time. But according to second law of motion beta, dp is equals to also f into dt. अरे f इजकस टू डी पी अपॉन डी टी होता है ना। इन दोनों इक्वेशन से अपन कैंसिल करके चेंज करके बोलेंगे इम्पल्स इज इक्वल टू डी पी। इट मीन्स इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी। कोई बॉडी के अंदर कितनी मोशन है, वो कब तक मोशन करेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? उसका मोमेंटम। एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। P इज इक्वल टू बोले तो मास इनटू वेलोसिटी, एम वी। द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, while the unit of impulse is Newton second, and the dimension and unit of impulse and momentum will be same. बिकॉज बेटा दोनों सेम है ना यार। इम्पल्स इज टू चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम भी होगा तो मोमेंटम ना। तो मोमेंटम और इम्पल्स दोनों की यूनिट और डायमेंशंस फॉर्मूला दोनों सेम होते हैं। अंडरस्टैंड? ओके बेटा, नेक्स्ट अपन आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से समझेंगे, फील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, राइट टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। बेटा जी सबसे पहले मैं आपको फ्रिक्शन के एडवांटेज बताता हूँ, प्रॉफिट बताता हूँ। बेटा बाय विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन वॉक ऑन रोड।
फ्रिक्शन की हेल्प से ही हम वॉक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं हो जाएगा तो हम फिसल जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे ये मेरे पैर हैं, अब ये देखो, इस पर अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो सन ऑफ सरदार की तरह कर जाऊंगा ना, सन ऑफ सरदार, सन ऑफ सरदार है। समझ पा रहे हैं? तो फ्रिक्शन होना जरूरी है। दूसरा, मैकेनिकल ट्रांसफर बिटवीन मशीनरी। आपने देखा ये छोटी वाली पुली, ये बड़ी वाली पुली, अगर ये घूम रही है और आपको इसको घुमाना है तो आप ऐसे एक बेल्ट लेते हैं, टन टना टन 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 टारा, और ऐसे इस बेल्ट को इस पर लगा देते हैं। फिर इस बेल्ट के मूवमेंट की वजह से ये वाली भी पुली आपकी घूमना स्टार्ट कर देती है। तो ये फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है। अगर बेल्ट और पुली के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो बेल्ट स्लिप कर जाएगी। समझ पा रहे हैं? ओके। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? मशीनरी पार्ट्स बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है, और बेटा एफिशिएंसी ऑफ मशीनरी पार्ट भी रिड्यूस हो जाती है। ये फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज हैं, यानी लॉस हैं। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कैस्ट्रोल एक्टिव, मोवी ऑयल, ग्रीस वगैरह, उनको लुब्रिकेंट कहते हैं। समझ पा रहे हैं? इसके अलावा बॉल बेरिंग्स का यूज़ करते हैं। बॉल बेरिंग्स जानते हैं अपन बेटा, ऐसे जो बनी होती हैं, ऐसे ये जो होती है ना बेरिंग्स, अब इन बेरिंग के अंदर ही तो हम साफट को लगा देते हैं ऐसे करके, तभी तो टन टनाटन करते हुए गाड़ी चलती है। समझ पा रहे हैं? तो ये सब फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के प्रोसीजर हैं। आप लोग इन सारी बातों को समझ पा रहे हैं ना? चलो आगे बढ़ते हैं आपको लेकर क्वेश्चन नंबर 17 के पास। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सप्लेन थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद एनी टू सूटेबल एग्जांपल्स। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, which is given by Baba Newton. According to this law, for every action there is an equal and opposite reaction. Yani it means that force applied by one body to another also equal to force applied by second body on first. समझ पा रहे हैं? इसके एग्जाम्पल, जब हम बोट से जंप करते हैं तो बोट पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो जाती है। क्लियर? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, एक्शन रिएक्शन के। क्लियर? हम वॉक कर सकते हैं रोड पर, इसी की वजह से है पॉसिबल। स्विमिंग वगैरह ये सब इसी की वजह से पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 18, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इफ इन अ सर्कुलर मोशन बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब अगर अपन को एक्सप्लेन करना है तो नंबर ए में अपन लिखेंगे, इसके बाद स्पीड कैसी रहती है बॉडी की, इसमें स्पीड रहती है बेटा जी कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है ना तो फिर उसकी वजह से जो टेंजेंट वाला एक्सलरेशन होता है, जो टेंजेंट के एलोंग एक्सलरेशन होता है, जिसको अपन 80 बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? 0। ध्यान दीजिए, ये सर्कुलर मोशन है। टू टाइप के एक्सलरेशन होते हैं बच्चा, एक सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल, एक टेंजेंट के अलोंग टेंजेंटियल। तो ये टेंजेंटियल तो स्पीड को चेंज करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो टेंजेंट एक्सलरेशन वहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब हम बात करते हैं दूसरी वाली बात, नंबर बी। बेटा यहाँ पर भी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी चेंजेस इन डायरेक्शन। बेटा जी वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। दैट्स वाई वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वो डायरेक्शन की वजह से चेंज होती है। मींस जो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है AC, वो 0 नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंट, जो टेंजेंटियल एक्सलरेशन है वो तो 0 होता है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन 0 नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? तीसरी वाली बात, नंबर सी बेटा, यहां पर जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कौन कौन के मैग्नीट्यूड बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एक्सलरेशन, कॉमा फोर्स, मोमेंटम,
remains constant but direction changes। मैग्नीट्यूड तो सेम रहते हैं बट डायरेक्शन चेंज होती रहती हैं। क्लियर। नंबर डी की बात करेंगे बेटा जी अपन आपके सामने। ये सारी बातें हो जाने के बाद इसके एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल हमने पहला क्वेश्चन ही किया था, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कराते हैं, या इसके अलावा मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, ये सब बेटा जहाँ स्पीड कांस्टेंट होती है, मोशन ऑफ क्लॉक हैंड, ये सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको इस तरीके से लिखनी थी। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी अच्छे से, और अपन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको शॉर्ट नोट लिखना था अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब अप्लाई होता है व्हेन बॉडी एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी बट बॉडी स्टिल रिमेन्स इन रेस्ट। मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तब भी बॉडी रेस्ट में रहती है, तब उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता है। वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट फिक्स। ये डिपेंड करती है किस पर? एक्सटर्नल फोर्स पर। एक्सटर्नल फोर्स जितना अप्लाई करोगे स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही होगा। तो वो सब बातें अपन को यहाँ पर लिखनी थी। काइनेटिक फ्रिक्शन तब अप्लाई होता है जब बॉडी स्टार्ट कर देती है मोशन, तब उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो बॉडी के और सरफेस के नेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि वो होती है म्यू के एन। एन होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स, वो कभी कभी mg भी हो जाता है, कभी कभी वो mg cos थीटा भी हो जाता है, कभी कभी वो 0 भी हो सकता है ना। तो ये इस पर डिपेंड करती है। म्यू के होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ध्यान रखें बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कम होता है। इट मीन्स दैट बेटा कि जब बॉडी रेस्ट में होती है तब उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, जब मोशन में आती है तो फ्रिक्शन कम अप्लाई होता है। ठीक है बेटा, तो इसके नोट्स लिखने थे आपको। और लास्ट क्वेश्चन है अपने पास आज की सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 20। प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम करते थे ऐसे करके, यहाँ होता है अपने पास एक्स एक्सिस, यहाँ होता था अपने पास वाई एक्सिस। फेमस क्वेश्चन है बेटा जी ये। हमने क्या करना था, एक बॉडी को यहाँ से ऐसे u वेलोसिटी से थ्रो करते थे थीटा एंगल पर, तो इधर का कंपोनेंट होता था u cos थीटा बच्चों, और इधर का कंपोनेंट होता है u sin थीटा। ठीक है, अब u cos थीटा u sin थीटा हो गया, तो बॉडी ऐसे टन टनाटन करते हुए जाती है और यूँ जाकर गिर जाती है। तो बेटा यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर ओनली उसके पास एक ही वेलोसिटी होती है, कौन सी? u cos थीटा। ये सब बातें खूब अच्छे से आपको समझाई हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको ये फील भी कराई थी, और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल भी मैंने आपको ड्राइव करवाया था। अब बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं आपके लिए यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करते हैं इन एक्स डायरेक्शन। अगर हम एक्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बात करते हैं, यानी एक्स डायरेक्शन में जो मोशन होगा उसमें बात करते हैं बेटा जी, तो आपको भी पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो 0 होगा, क्योंकि आप लेके थोड़ी ना जा रहे हैं बॉडी को। तो ग्रेविटी तो वाई डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, तो एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो भाई फिर तो एक ही फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है क्या सर, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, और टाइम डिस्टेंस क्या है, एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस हो गई है बेटा जी आपके लिए क्या, x हो गई है। और बेटा स्पीड कितनी है, स्पीड है बेटा एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा, और टाइम कितना है, मान लो t टाइम है। अब बेटा यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन u cos थीटा आ जाएगा। ये टाइम निकल के आ चुका है बेटा जी, और इसको ही बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। आपने नोट किया, अब तक मैंने इक्वेशन ये बनाया और मैंने यहाँ से टाइम निकाल लिया है। ये मोशन जो हुआ है ना वो एक्स डायरेक्शन का मोशन है। इसका फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने मोशन किया है एक्स डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन 0 है, तो डिस्टेंस इजकल्स टू स्पीड इनटू टाइम आ गया, वहाँ से टाइम इजकल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा हो गया। चूँकि एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस होगी एक्स
और भैया स्पीड कितनी है, u cos थीटा होगी। ठीक है, ये वाली बात हमने नोट करी है। अब हम आपको लेके जा रहे हैं y डायरेक्शन के मोशन के लिए। तो बेटा y डायरेक्शन के मोशन के लिए क्या होने वाला है, इन y डायरेक्शन अगर हम y डायरेक्शन के मोशन की बात करते हैं बेटा जी, तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस का g हो जाएगा, और जो वेलोसिटी है u इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन की, वो तो u साइन थीटा हो जाएगी बेटा। और बेटा अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम तो कितना है, x अपॉन u cos थीटा है, अभी हम देख रहे थे उसमें, है ना। तो अब यहीं से हम बात कर रहे हैं आगे, क्या होगा फॉर्मूला बेटा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बेटा वाई वाई क्या लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन। और बेटा अब इसे कितना सिंपल रव ने बनाया है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई, बेटा वाई डायरेक्शन में वो क्या है, यू साइन थीटा, और टाइम कितना है बच्चों, x अपॉन यू कॉस थीटा। ओके बेटा, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, ए वाई की जगह हो जाएगा जी, टी की जगह बेटा टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा जी u से u यहाँ पर उड़ जाएगा, तो u से u उड़ जाएगा, तो फिर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ चुका है बेटा अपने पास यहाँ पर क्या, पाथ। तो ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है, और बेटा ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। तो इसके बाद लिखेंगे दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पैराबोला, दैट्स वाई वी कैन से दैट कि द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे भी बेटा, ये जो है ना, ये वाला जो पाथ है ये पैराबोला ही होता है, इसे नेगेटिव पैराबोला बोलते हैं, जिसका मुंह नीचे की ओर है। मैथमेटिक्स में ये वाला भी होता है, इसको उठाकर यहाँ रख दिया है, वर्टेक्स ओरिजिन ना होकर चेंज कर दिया है, उसी को अपन बोलते हैं वहाँ पर पैराबोला। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। तो बच्चों आज मैंने जो हमारी एकेडमी में ऑफलाइन यूनिट टेस्ट होता है सैटरडे को, उसको सॉल्व कराया, और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको भी फील आया, लॉज ऑफ मोशन और मोशन इन प्लेन के क्वेश्चंस थे इसमें, और बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें फील आई होंगी। तो आई होप सो कि आपको सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया बेटा तो लाइक और शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लिट करें, जिससे कि आपके और भी फ्रेंड्स का भी यहाँ पर प्रॉफिट हो। तो मिलेंगे बेटा आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।